My dear friends, in today's session, we are going to see what should be our strategy for a sound preparation of a very prestigious examination which oftenly you think after your post graduation. Even some of you starts its preparation after the BSc examination or your graduation. In fact, UGC CSR नेट एग्जामिनेशन एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है और वैसे कैंडिडेट जिनका एम यूनिवर्सिटी सर्विस में जाना है, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में बहाल होना है या फिर रिसर्च के फील्ड में जाना है। तो एक्चुअली हमारे देश में रिसर्च का बहुत अधिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है पश्चिम के देशों के तुलना में। इसीलिए यह एक माध्यम है जिसको अधिकांश छात्र एडॉप्ट करते हैं। यूजीसी सीएसआर एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके जूनियर रिसर्च फेलो के रूप में आप किसी अच्छे संस्थान से, अच्छे इंस्टीट्यूशन से पीएचडी की डिग्री हासिल करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में बहाल होके टीचिंग, लर्निंग एंड रिसर्च को बढ़ावा देने में आप योगदान देते हैं। ये बहुत ही सामाजिक तौर पर भी प्रेस्टिजियस है, लेकिन मोस्ट ऑफ अस डू नॉट नो हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन इन ए प्रॉपर वे सो वी कैन गेट ए ग्रैंड सक्सेस। हम चूँकि फिजिक्स के टीचर हैं, आप मेरा चैनल एडवांस्ड फिजिक्स देखा करते हैं एंड सो मैनी व्यूअर्स ऑफ माई चैनल हैज suggested me to provide a series of videos in which we will discuss how to prepare for different examinations. So this is my first video in this regard, and in this first video, as I have told you, we are going to see how to prepare, what should be our strategy for a sound preparation for the UGC CSR NET examination, particularly for physical sciences. Okay, although something will be common for every person who is going to take part in such examination, taking any optional subject. But I will talk about only physics. Okay. Now, my channel, my videos are available in English medium, but in this series I will talk not purely in English but a mixed English and Hindi, because a majority of students are Hindi knowing, and he understood Hindi in easier way. Okay. सो कैसे हम फिजिक्स सब्जेक्ट अगर आपका है तो यूजीसी सीएसआर नेट एग्जामिनेशन का एक अच्छा प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो इस संबंध में मैं आपको कह दूं कि तैयारी तो लोग बहुत शुरू से करते हैं और करना भी चाहिए। अगर आपका एम किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में बहाल होना है, एक अच्छा रिसर्चर बनना है, और आप जानते हैं कि रिसर्च किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए अति आवश्यक है। इसलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जिस किसी भी कंट्री का बेहतर होता है वही देश आगे बढ़ता है। ओके, वैसे हमारा देश जो दुनिया का विकसित देश है उसके मामले में थोड़ा इससे पीछे है, लेकिन अब स्थिति वैसी नहीं रही। देयर आर सो मेनी रिसर्च फैसिलिटीज। ओके, एंड दिस एग्जामिनेशन give a pathway of one of such goals. Okay, तो चलिए शुरू करते हैं कि जो अगर फिजिक्स आपका सब्जेक्ट है और आप यूजीसी सीएसआर नेट एग्जामिनेशन
देने के लिए उत्सुक हैं, तो कैसे आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो जस्ट एज ए बिगिनर आई विल गिव यू सम ओवरव्यू ऑफ दिस एग्जामिनेशन। वैसे अधिकांश आप लोगों में से सबको यह पता होगा कि एक्चुअली ये जो एग्जामिनेशन है यह 3 पार्ट में बटा हुआ है। जो क्वेश्चन पेपर है वह 3 भागों में बटा हुआ है। जो पार्ट ए होता है वो आपको मालूम है कि दिस इज ऑफ 30 मार्क्स एंड दिस इज नॉट योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, दिस इज जस्ट ए जनरल पेपर which is actually same for all students of science stream. ओके, अब इसमें जो मुख्य रूप से आपको करना होता है 30 मार्क्स के क्वेश्चन में, वो करना क्या होता है, तो जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें मुख्य रूप से लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ग्राफ्स, इससे रिलेटेड प्रश्न होते हैं। एज ए स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स this paper is more easier to you in comparison to the students of life sciences, because आप जानते हैं कि फिजिक्स का स्टूडेंट में जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है वह लाइफ साइंस के स्टूडेंट से बेहतर होता है। ग्राफ समझने का आइडिया उसका, मैथमेटिक्स का आइडिया उसका बेहतर होता है। इसलिए यह सब्जेक्ट आप यह सोचिए कि जो आपका जो दूसरे साइंस सब्जेक्ट के लोग हैं उसकी तुलना में आपका बेहतर हो सकता है। ओके, अब जो नेक्स्ट 2 पार्ट है वो है पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट बी और पार्ट सी ये दोनों आपके सब्जेक्ट दैट इज कि फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। पार्ट बी 70 मार्क्स का होता है और जैसे हमने कहा कि दिस इज जस्ट सब्जेक्ट स्पेसिफिक। इफ़ योर सब्जेक्ट इज फिजिक्स then question in this part B will be asked only from physics. Okay? इसमें मुख्य रूप से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है और बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं, मोस्टली जो शॉर्ट क्वेश्चन है बट जो बहुत ही कॉन्सेप्ट ढूंढता है कि आप चीज़ों को बेहतर ढंग से समझते हैं, उसका टेस्ट होता है इसमें। ओके, 70 मार्क्स में। फाइनली जो पार्ट सी है वो 100 मार्क्स का होता है। ओके, और ये एक्चुअली आपका जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, आप उसमें कितने गहराई से आपने अध्ययन किया और कितना आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं, कोई थियरी है उसका क्या एप्लीकेशंस पॉसिबल है, आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, इन सारी बातों का टेस्ट इस पार्ट सी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें होता है। आपका जो रिसर्च एबिलिटी है उसका भी टेस्ट हो जाता है। सो वी सिंपली से दैट दिस पार्ट कंटेन्स क्वेश्चन particularly longer problems and these are actually analytical based, concept based and application based. ओके, तो आपको समझ में आया होगा कि ये 3 पार्ट में हमारा क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड होगा। 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है और टोटल मार्क्स 200 रहता है। ओके, अब जहाँ तक फिजिक्स का सवाल है, इसका जो सिलेबस है आप देखे होंगे, इट इज़ अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ दिस CSR। लेकिन हम यहाँ इस सब्जेक्ट के इसके सिलेबस की भी बात कर रहे हैं, इसलिए कि मुख्य रूप से किस कैटेगरी में आपको किस टॉपिक पर स्ट्रेस देना है, ज़्यादा स्ट्रेस देना है। पढ़ना हर एक चीज़ है, आपको सिलेबस के हर एक चीज़ों को पढ़ना है। कभी भी नहीं सोचना कि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन जैसा है जहाँ एक सेट पैटर्न पर क्वेश्चन आएगा, ऐसी बात नहीं है। ईच एंड एवरी टॉपिक यू शुड गो थ्रू। ओके, बट व्हाट विल बी आवर मेन स्ट्रेस, what will be the key topics, I will talk about that. Okay, so first of all we are going to see the key topics of mathematical physics. Okay, when you talk about mathematical physics, the key topics are vector calculus, Fourier series, partial differential equations, complex analysis and Dirac delta function. Okay,
Don't think that we have to study only these in mathematical physics, but these are the key topics. It means mostly questions are asked from here. Okay. Now दूसरा होता है classical mechanics, and in this level the aim of classical mechanics is to develop your ability to analyze a problem. Okay. और जो क्लासिकल मैकेनिक्स हमें पढ़ना रहता है वह लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन और हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन मुख्य रूप से पढ़ना होता है. ओके. तो लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन डायनामिक्स आपका की टॉपिक होगा इसमें. फिर सेंट्रल फोर्सेस, कैसे हम सेंट्रल फोर्स में ऑर्बिट का इक्वेशन निकालते हैं. अगर फोर्स लॉ डिफाइंड है, हाउ यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट, हाउ यू विल डिसाइड द ऑर्बिट. These are the key problems. Okay. और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आपको ध्यान देना चाहिए, दैट इज स्मॉल ऑसिलेशंस. स्मॉल ऑसिलेशंस में आपको +2 लेवल का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वहाँ से स्टार्ट करना होगा. वो भी आइडिया आपको होना चाहिए. बट अपार्ट फ्रॉम दैट द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन in terms of the normal coordinates. Okay. ऐसे आइडिया को सिस्टम ऑफ कपल्ड बॉडीज, ऑसिलेशन ऑफ कपल्ड बॉडीज, ये सब जो चीज़ें हैं उसको आपको बहुत गहराई से पढ़ना होगा. और इनफैक्ट दिस स्मॉल ऑसिलेशन इज यूज्ड इन वेरियस ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स. So its problem will be related to atomic and molecular physics, where we talk about the rotational vibrational spectra. Okay, so this is a most important topic. फिर आपको पढ़ना होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, और यू कैन से इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. ओके. एंड Maxwell's field equations are actually the basic equations on which complete classical electrodynamics is dealt. So you must have a concrete knowledge of Maxwell field equations. So what are Maxwell field equations? How we can solve problems based on Maxwell's field equations. And this need actually the concrete knowledge of vector calculus. Okay. And apart from Maxwell's equation, we should give a stress on waveguides. Now, in my channel Advanced Physics, you will get videos on waveguides. हमारा जो चैनल है उसमें एक प्लेलिस्ट है EMT एंड क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसमें 50 से ऊपर वीडियो है, लेकिन वेव गाइड से रिलेटेड वीडियो अभी तक उसमें उपलब्ध नहीं है. बट नाउ फ्रॉम टुडे you will see the videos on waveguide. Okay. First of all, I will provide videos on transmission line, and after that I will provide videos on waveguides. Okay. फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपेगेशन डिफरेंट मीडियम में, लाइक इन फ्री स्पेस, डाइलेक्ट्रिक मीडियम. In case of dielectric medium, you talk about isotropic dielectric and anisotropic dielectric. Propagation of electromagnetic wave in conducting medium. And after that we talk about the interaction of electromagnetic wave with matter on microscopic level and macroscopic level, where you talk about the boundary value problem. Okay. तो ये सब की टॉपिक्स हैं. फिर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच जो फिजिक्स का आपको पढ़ना होता है, जहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आता है और स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज भी करता है और काफ़ी इंटरेस्ट भी लेता है, वो है क्वांटम मैकेनिक्स. और आपको जो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना है इसमें वो बेसिकली श्रोडिंगर्स क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना है. इसलिए श्रोडिंगर इक्वेशन और उसका जो एप्लीकेशंस है, that must be very clear to you, must be very clear.
और इसमें आपको फूरियर सीरीज, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन का काफ़ी यूज होता है, उसका भी आइडिया होना चाहिए। फिर ऑपरेटर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन क्वांटम मैकेनिक्स। ऑपरेटर का कंप्लीट आइडिया, उस पर बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने का एबिलिटी आप में तो होना ही होना चाहिए। फिर जब थोड़ा हम हायर बात करते हैं तो परटर्बेशन थियरी और एंगुलर मोमेंटम। एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। डेफिनेटली आप देखेंगे कि इससे एक न एक क्वेश्चन तो आना ही है। ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आया। इसका जो डिफरेंट कम्यूटेशन रिलेशन है, आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन कैसे पता करते हैं, डिफरेंट एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर का, ये सब महत्वपूर्ण बातें होती है ना। फिर माइनर टॉपिक के रूप में फिर आपको आएगा थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, इतना का तो बेहतर आइडिया होना ही चाहिए। उसके अलावा बेसिकली 3 इंसेंबल, माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल, इस इंसेंबल से रिलेटेड प्रॉब्लम का एक कंक्रीट कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए। और बेसिकली जो 2 क्वांटम स्टैटिस्टिक्स हैं, आप जानते हैं कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम 3 स्टैटिस्टिक्स को पढ़ते हैं। क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, जिसको आप मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। लेकिन उसके अलावा जो 2 क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है, बोस, आइंस्टीन और फर्मी डिराक, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये आपका की टॉपिक होना चाहिए, इसका क्लियर कट कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए। ओके। फिर बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स। अब जो डिफरेंट डायोड्स हैं, ओके, बेसिकली पीएन जंक्शन डायोड, जेनर डायोड और इसी तरह के डिफरेंट डायोड, डिफरेंट टाइप का ट्रांजिस्टर, ओके, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट है, सॉलिड स्टेट डिवाइस, इसका प्रॉब्लम, इसका थ्योरी आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फिर बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, सॉलिड स्टेट फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और ये आपको इस पर बहुत ही गहराई से ध्यान देना है, ठीक है। फिर बात करेंगे एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिजिक्स का, जिसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी और जो डिफरेंट सिलेक्शन रूल्स होता है वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। जीमेन इफेक्ट एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर हमें बिल्कुल मास्टरी होनी चाहिए। ओके। फिर आप न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स की बात करते हैं, ओके, जहाँ आर्टिफिशियल एंड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, जो डिफरेंट न्यूक्लियर मॉडल्स हैं, लाइक लिक्विड ड्रॉप मॉडल, लाइक सेल मॉडल, कलेक्टिव मॉडल, ये डिफरेंट न्यूक्लियर मॉडल, और उसमें पर्टिकुलर रूप से जब आप बात करते हैं मैजिक नंबर का, बात करते हैं क्वाड्रुपोल मोमेंट का, ये सब महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ओके। और फिर जो एलिमेंट्री पार्टिकल का क्लासिफिकेशन है, इंटरेक्शन है, ये सब चीज़ भी आपको स्ट्रेस देना चाहिए। ओके। तो ये मुख्य रूप से हमें किस टॉपिक पर स्ट्रेस देना है, की टॉपिक्स हमारा क्या होगा, उसकी बात हमने की। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्रस्ट एरिया हमको देखना है कि जब आप पहले के क्वेश्चन बैंक देखेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, और उसको एनालाइज करेंगे जैसा हमने किया है, तो जिस ऑर्डर में क्वेश्चन आता है, किस टाइप का क्वेश्चन किस चैप्टर से आता है, हमने यहाँ प्रयास किया है आपको उसको बतावें। अगर हम बात करें क्वांटम मैकेनिक्स का, तो पार्ट बी और सी जो आपका सब्जेक्ट और स्पेसिफिक क्वेश्चन पेपर है, इस दोनों में ही क्वांटम मैकेनिक्स का बहुत ही हाई वेटेज है। इसका मतलब क्वांटम मैकेनिक्स प्रोपोर्शन से पार्ट बी और पार्ट सी दोनों ही में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका जो मेन थ्रस्ट एरिया होगा उसमें पहला जो आपको ध्यान देना है वह क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स।
दूसरा स्थान आता मैथमेटिकल फिजिक्स का। मैथमेटिकल फिजिक्स इस मामले में भी महत्वपूर्ण है कि ये अधिकांश टॉपिक का बैकबोन है। इट मीन्स इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड quantum mechanics, if you want to understand electromagnetic theory, if you want to understand classical mechanics, you must have a concrete knowledge of mathematical physics. Only then you can understand the concept of other branches of physics. तो इस मामले में भी सोचो कि अगर तुम मैथमेटिकल फिजिक्स का एक अच्छा नॉलेज रखते हो तो निश्चित रूप से आप दूसरे टॉपिक को पढ़ेंगे तो दैट विल बी ईजियर टू यू। ओके, एंड यू विल फाइंड 119 वीडियोज, 119 वीडियो आपको मिलेगा हमारे एडवांस्ड फिजिक्स के मैथमेटिकल फिजिक्स प्लेलिस्ट में। आप उसको देख सकते हैं और उससे आप सीख सकते हैं। ओके, जैसा हमने कहा था ना कि जो हमारा जो पार्ट सी का क्वेश्चन है उसमें एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने पीछे देखा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या इलेक्ट्रोडायनामिक्स का जो क्वेश्चन है वो सामान्य तौर पर देखा जाता है कि वह एनालिटिकल क्वेश्चन के रूप में आता है। ओके, तो ये भी आपका थ्रस्ट एरिया होना चाहिए। ओके, और जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वहाँ मुख्य रूप से कॉन्सेप्ट बेस्ड और आप मैथमेटिकली कितना स्ट्रॉन्ग हैं इसको टेस्ट करता है क्लासिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन। ओके, लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस सॉलिड स्टेट का तो ये बड़ा ही हाई स्कोरिंग होता है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, शुरुआत में आपको थोड़ा कठिन लगेगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे बनावे, but if you will practice the problems of electronics and solid state physics, it will become very easier to solve it. और इसीलिए आप जब इसमें मेहनत करते हैं तो बड़ा ही कॉन्फिडेंट रहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉलिड स्टेट से प्रॉब्लम आएगा तो हम बना लेंगे। आप बना भी लेते हैं। आप यही बात क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि आपने कितना ही मेहनत किया हो लेकिन क्वेश्चन को ऐसा ट्विस्ट किया कि आपसे गलती हो जाए, ऐसी संभावना होती है। लेकिन वंस यू गो थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड यू हैव प्रैक्टिस सो मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स, you can be sure that you can solve the problems which will be asked in examination. इसलिए कहते हैं कि ये बहुत ही स्कोरिंग मैंने चैप्टर है जिसमें हम अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। ओके, फाइनली हम बात कर रहे हैं जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट ए। सामान्य तौर पर जो फिजिक्स का स्टूडेंट है ना वो इसको नेग्लेक्ट करता है कि अरे भाई हम तो बना ही लेंगे, इसमें जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा हम ऐसे ही बना लेंगे, हम ग्राफ का आइडिया हमको है हम समझ ही लेंगे। ओके, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। प्रैक्टिस आपको इस पर भी कर लेना चाहिए क्योंकि फिजिक्स के स्टूडेंट को इस जनरल एप्टीट्यूड में मास्टरी करना बड़ी आसान है, लेकिन अगर आपने मास्टरी कर लिया तो बड़ा ही हाई स्कोर मिलेगा इसमें। इसलिए नेग्लेक्ट नहीं करना है इसको, इस पर भी ध्यान देना है। बात सुन आ रही है? देखिए, अब ऐसा तो कोई किसी भी एग्जामिनेशन का फिक्स्ड टाइम पीरियड नहीं है और ये सारे लोगों का के लिए लागू भी नहीं होता है। हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे ऐसे हों जो इन सारी चीज़ों को 4 महीना में कंप्लीट कर लें, लेकिन किसी को 1 वर्ष भी लग सकता है। ठीक है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी एंड योर कंसिस्टेंसी, योर डेडिकेशन। कई फैक्टर्स हैं जो हमारे प्रिपरेशन के स्ट्रेटजी को प्रभावित करता है। सबसे पहला तो गॉड गिफ्टेड हमारा ब्रेन है, फिर हम कितने लेबोरियस हैं,
फिर हम जिस वातावरण में रहते हैं वो कैसा वातावरण है, फिर हमको जो फैसिलिटीज अवेलेबल है वो कितना अवेलेबल है. देर आर सो मेनी फैक्टर्स ऑन विच योर प्रिपरेशन एंड योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन. लेकिन हमने जस्ट एक एवरेज स्टूडेंट नॉट बिलो दैन अप टू मार्क एंड नॉट एबव अप टू मार्क. ओके, एक जो एवरेज स्टूडेंट है जिसे न तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज है न बहुत कम फैसिलिटीज है, हम उस बीच वाले की बात कर रहे हैं. अगर उसका एम है कि हम 6 मंथ में इस एग्जामिनेशन का एक अच्छा खासा प्रिपरेशन कर लें तो कर सकता है. लेकिन फिर मैं याद दिलाऊंगा, ये एक सैद्धांतिक बात है. कोई हो सकता है कि इसी प्लान हम बताने जा रहे हैं उसको फॉलो करके वह 3 ही महीने में इसकी तैयारी कर ले और किसी को 9 महीना लग जाए, ऐसा संभव है. लेकिन जस्ट हम एक 6 मंथ प्लान लेके चलते हैं कि आपने अगर 6 मंथ का प्लान बनाया है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, तो आपको करना क्या चाहिए, किस मैनर से हम तैयारी करेंगे कि 6 मंथ के लास्ट में हम स्वयं को प्रिपेयर पाएंगे to face this examination, to get success in this examination, to get a grand success in this examination. What should be our strategy? What should be our plan? Okay? तो हमने बेसिकली इस 6 मंथ के पीरियड को 3 फेज में डिवाइड किया है. 2-2 मंथ का 3 फेज बनाया. ओके, हम बात करते हैं पहले फेज का. ओके, तो मान लो कि किसी को जून में एग्जामिनेशन देना है तो जनवरी से प्रिपरेशन शुरू कर सकता है, तो माना जा सकता है कि उसका प्रिपरेशन अप टू मार्क हो जाएगा. ओके, किसी को दिसंबर में देना है, अगर वो जून से ही तैयारी शुरू करता है तो माना जा सकता है कि जो ये संभव है. ओके, जो पहला फेज है हमने उसका नाम दिया फाउंडेशन. आप जानते हैं कि कोई भी बिल्डिंग खड़ा होता है तो पहले फाउंडेशन होता है. फाउंडेशन मस्ट बी स्ट्रांग, चूँकि एक स्ट्रांग फाउंडेशन पर ही आप एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग खड़ा कर सकते हैं. इसलिए फाउंडेशन शुड बी स्ट्रांग. ओके, और इसलिए हमने आपके प्रिपरेशन का जो पहला 2 महीना है, फर्स्ट 2 मंथ्स, हमने कहा कि उस फर्स्ट 2 मंथ में तुम अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग करो. सो हाउ वी कैन मेक आवर फाउंडेशन स्ट्रांग so it can bear the stress of this examination. That can be achieved in first 2 months. तो इस फाउंडेशन का टारगेट क्या है, हमारा एम क्या है, जैसा हमने कहा, इसका एम है बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. मतलब हुआ कि आपको एक बहुत ही मजबूत कॉन्सेप्ट डेवलप करना, अंडरस्टैंड करने का, सीखने का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट डेवलप करना है. ठीक है, और इस दरमियान एक फिजिक्स के स्टूडेंट को मुख्य रूप से 3 चैप्टर पर, 3 टॉपिक पर स्ट्रेस देना है. योर मेन फोकस शुड बी ऑन क्वांटम मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स. मेन फोकस. I don't say that you should not study other chapters in this 2 months, but your main focus, मुख्य रूप से हमें जो देखना है, सीखना है, वो मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स को देखना है. और आप जानते हैं कि ये तीनों हाईली मैथमेटिकल है, बिल्कुल मैथमेटिकल है. तो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए ज़रूरी है कि हम अगर फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो हमें इस 3 चैप्टर पर अपने पहले 2 महीने की तैयारी में मुख्य रूप से फोकस्ड रहना है. देखना दूसरे को बिल्कुल ओवरलुक कर देंगे, ऐसा नहीं है. इसलिए हमने लिखा है कि योर मेन फोकस शुड बी ऑन क्वांटम मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स. दिस इज जस्ट माई व्यू.
ये मेरा मानना है। अगर आप इसमें से किसी में ईज फील करते हैं कि नहीं भाई ये तो मेरा अच्छा ही है, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉलिड स्टेट पोर्शन ही अच्छा नहीं है, तो आप उसी को मेन फोकस में रखिए। लेकिन बेसिकली जो बिगिनर्स है हम उसकी बात करते हैं, जिसका सारा सब्जेक्ट टॉपिक लगभग एक जैसा है, तो उसको मेन स्ट्रेस मेन फोकस्ड होना चाहिए 3 चैप्टर पर। ओके, और अगर हम बात करें इसी तीनों चैप्टर का जिस पर हमको मुख्य रूप से फोकस देना है, तो आप जिस टेक्स्ट को फॉलो करेंगे अपने फाउंडेशन को इस पर्टिकुलरली ये 3 चैप्टर में स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, हमने उसमें से कुछ राइटर्स का नाम लिखा जिसके टेक्स्ट को आप फॉलो कर सकते हैं। ध्यान रहे कि इस दरमियान हम प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट को भी पढ़ेंगे, चैप्टर को भी समझेंगे। डायरेक्ट प्रॉब्लम में जंप करके नहीं चला जाना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनाने लगना है। एग्जामिनेशन में पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन हमें पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। जैसे अगर आप बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का, तो आप ग्रिफिथ्स के बुक को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में एक और अच्छी किताब है शंकर की किताब, आप उसको भी देख सकते हैं। एस.सी. वर्मा की भी एक पतली सी किताब आई है क्वांटम मैकेनिक्स, उसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए H.K. दास और एप्किन की का बुक है, आप उसको देखिए। क्लासिकल मैकेनिक्स हमने यहाँ गोल्डस्टीन लिखा है, आप J.C. उपाध्याय भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो CSR नेट के लिए जो कुछ बुक उपलब्ध है, जिसको आप एक तरह से कहते हैं कि जो गाइड अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि उसको नहीं पढ़ना चाहिए, आप उसको भी कंसल्ट करिए। जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए लिख दिया कि गुप्ता का जो पाथ फाइंडर है, आप उसका कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली वो आपको बहुत ही हेल्प करेगा, क्योंकि उसमें डायरेक्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो दिया रहता है, तो उससे आपको आइडिया फॉर्म होता है कि हमको किस लेवल से पढ़ना होगा, या आप उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप में जो कमी है, लैकनेस है, वेयर योर कॉन्सेप्ट इज मिसिंग, यू कैन फाइंड इट। तो अपने में कमी को ढूंढना हो तो तुम इस टाइप के बुक को पढ़ो, जो गाइड टाइप का बुक है, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखो, स्वयं पता चलेगा कि हमने तो क्वांटम मैकेनिक्स का अमुक चैप्टर पढ़ा, लेकिन उसमें यहाँ कमी रह गई, तभी तो क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो फिर आप उस कॉन्सेप्ट में जाइए, फिर उसको क्लैरिफाई करिए। ओके, तो ये कुछ जो फोकस एरिया हमारा पहले 2 मंथ में होगा, क्वांटम मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स, उसके लिए जो कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स है जो आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा, थिंकिंग एबिलिटी आप में डेवलप करेगा, वैसे बुक का हमने नाम लिखा है। ठीक है, फिर आएगा हमारा दूसरा फेज, तैयारी का दूसरा फेज, जिसको हमने नाम दिया कोर प्रिपरेशन। ये था हमारा फाउंडेशन, अब बात करते हैं कोर प्रिपरेशन। फिर ये 2 महीने का है। पहले हमने कहा कि हम 6 मंथ के प्लान को 3 कैटेगरी में बांट रहे हैं, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3, 2 मंथ्स का हर एक है। अब इस कोर प्रिपरेशन का में हमारा एम क्या होना चाहिए, या हमारा टारगेट क्या है। एक्चुअली इस नए अब 2 महीने में हमारा मुख्य टारगेट है कि पूरे सिलेबस को, जो हमारा सिलेबस है उसको इंटायरली हम कवर करें, और साथ ही साथ हम प्रॉब्लम भी सॉल्व करें। जैसे पहले 2 मंथ में हमने आपको कहा था कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्यूशन में नहीं जाना है, पहले आपको अपने फाउंडेशन को, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना है। ठीक है, लेकिन अब जो दूसरा फेज शुरू हुआ, इसमें आपको बिल्कुल उस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर देना होगा जैसा कि एग्जामिनेशन में आता है। ओके, सो आई हैव रिटन हियर कवर इंटायर सिलेबस थॉरोली विथ प्रॉब्लम सॉल्विंग। बात समझ आ रही है? अब
आपने पहले 2 मंथ में तो फोकस डाला था क्वांटम मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स पर, लेकिन अब तो आपको इंटायर सिलेबस पर फोकस्ड हो जाना होगा। उसके लिए आपको अब जो बचा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, इस सब पर भी आपको अब ध्यान देना है, इसको भी पढ़ना है और इसके ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है स्वयं को आंकने का और कॉन्सेप्ट बिल्डअप का, वो है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQs उसको सॉल्व करिए। ये इसी एग्जामिनेशन में नहीं बल्कि जो भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वहाँ ये कॉमन स्ट्रेटेजी है। आप सिविल सर्विस भी अगर देते हैं, फिजिक्स ऑप्शनल रखे हैं, तो निश्चित रूप से आपको प्रीवियस 10 ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो वही क्वेश्चन फिर आने वाला है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन उसी टाइप का क्वेश्चन आने वाला है ये जरूरी है, ऐसा होता है। साथ ही साथ उसको सॉल्व करने से हम स्वयं को आंक पाते हैं कि हम में कमी कहाँ रह गई थी, हमको किस टॉपिक में का सवाल हमसे नहीं बन पाता है, आप फिर उस पर ध्यान देते हैं। इसलिए सॉल्यूशन ऑफ 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज मस्ट। ओके, और ये फ्री में अवेलेबल है क्वेश्चन बैंक, आपको गूगल करिए, वहाँ मिल जाएगा और उसको आप सॉल्व करिए। ओके, सो 10 ईयर्स PYQs यू मस्ट सॉल्व। अब चूँकि इस दूसरे 2 मंथ में ये जो सेकंड फेज है, हमने कहा कि इसमें इंटायर सिलेबस कवर करना है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन करना है, तो निश्चित रूप से हमें अब सोचना होगा वैसे बुक्स के बारे में जहाँ जिसके मदद से हम प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें क्वांटम मैकेनिक्स का, तो देयर इज ए वेरी गुड बुक रिटन बाय जेटली, जिसमें कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, अनसॉल्व प्रॉब्लम एंड सॉल्व प्रॉब्लम दिया हुआ है। तो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए आप जेटली को डेफिनेटली फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोडायनामिक्स की, तो ग्रिफिथ्स को आप ज़रूर सॉल्व करिए, सॉलिड स्टेट में कीटेल को आप सॉल्व करिए, ठीक है। और एक बहुत ही फेमस बुक है मॉडर्न फिजिक्स, वाइजर का लिखा हुआ, कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। एक्चुअली इस आपने अगर निश्चित रूप से इस बुक को देखा होगा, एज ए स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स सामान्य तौर पर लोग इसको पढ़ता है। तो ये फ्रॉम स्पेशल रिलेटिविटी से यह बुक शुरू होता है और इंटायर जो हमारा मॉडर्न फिजिक्स है, चाहे वह क्वांटम मैकेनिक्स हो, चाहे वह सॉलिड स्टेट फिजिक्स हो, न्यूक्लियर फिजिक्स हो, इस एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिजिक्स हो, सब कुछ इसमें है। ओके, इवन एस्ट्रोफिजिक्स भी है, पार्टिकल फिजिक्स भी है। तो आपको इंटायरली इस बुक को अपने सिलेबस के हिसाब से सॉल्व करना चाहिए। और इसका प्रॉब्लम बहुत कठिन नहीं है, बट कॉन्सेप्ट बेस्ड है। आपके दिमाग को का जो बत्ती कहते हैं, बत्ती खुल जाना, उसको खोलेगा यह, ठीक है। तो वाइजर का जो मॉडर्न फिजिक्स है उसको भी आप सॉल्व करिए। ओके, ये मेरा जस्ट सजेशन है। अगर आपके नज़र में कोई और अच्छी किताब है, जैसा हमने कहा था पाथ फाइंडर लेना है, तो उसमें भी तो जो हमारा गाइड होता है उसमें ढेर सारा प्रॉब्लम दिया रहता है, ठीक है। तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हमने कहा था कि जो पार्ट ए, जिसको सामान्य तौर पर फिजिक्स के बच्चे नेगलेक्ट कर देते हैं कि इसको क्या पढ़ना है, ये तो हमसे हो ही जाएगा, नहीं, ध्यान उस पर भी देना है। कुछ नहीं तो कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन आप पार्ट ए के लिए भी पर डे सॉल्व करिए। बस समझ रहे, पर डे 5 से 10 क्वेश्चन पार्ट ए के लिए सॉल्व करिए। अब इस 2 महीने के पीरियड में आपको मॉक टेस्ट भी देना है। जैसे मॉक इंटरव्यू होता है, लोग इंटरव्यू फेस करता है सिविल सर्विस का, तो पहले मॉक इंटरव्यू देता है, वहाँ प्रैक्टिस हो जाता है कैसे बोलना है, क्या करना है,
और वो बिल्कुल रियल टाइम में उसी तरह के वातावरण को क्रिएट करके बहुत सारा इंस्टीट्यूशन है जो मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करता है। वैसे आपको मॉक टेस्ट देना है, रियल टाइम में टेस्ट देना है। जैसे आप जो फाइनल आपका एग्ज़ाम है वो जिस पैटर्न पर होता है, जितने समय में होता है, जिस ढंग से होता है, उस तरह का टेस्ट आपको देना है। ठीक है, कम से कम वीक में एक टेस्ट। ओके, आप जानते हैं वो टेस्ट का रिजल्ट भी आपको मिलता है, फिर उसका सॉल्यूशन भी मिलता है। जहां आपसे में कमी है आप उसको डिटेक्ट कर पाते हैं। सो डेफिनेटली ड्यूरिंग दिस सेकेंड फेज एट लीस्ट यू शुड गो थ्रू वन मॉक टेस्ट इन ए वीक। ओके, हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे तैयारी की दिशा में बढ़ेंगे। आप स्वयं फील करने लगेंगे कि आप में चेंज आ रहा है, आप अप टू मार्क होते जा रहे हैं टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। ओके, अब बात करते हैं फाइनल तीसरे फेज की। जो लास्ट 2 मंथ बचा, 4 महीना बीत गया आपका। 4 महीने में किस तरह से पढ़ाई करनी है, क्या करना है, आपने देखा। अब हम बात कर रहे हैं अंतिम 2 महीने का, जो आप जानते हैं कि जो कि लास्ट जो स्ट्राइक होता है दैट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। जो अंतिम वार है ना वो बहुत सटीक होना चाहिए, तभी सफलता मिलती है। सो लास्ट में आपको ज़्यादा कॉन्शियस रहना होगा अगले 2 मंथ में। और इसमें करना क्या है, तो आपने जितना पहले 4 महीने में पढ़ा, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका रिवीजन करना होगा। आप जो 2 महीना पहले पढ़ते हैं, आफ्टर 2 मंथ्स एवरीथिंग इज योर माइंड, इट इज़ नॉट पॉसिबल। बिकॉज भूलना एक स्वाभाविक गुण है, हम भूलते हैं और भूलना भी चाहिए। अगर सब कुछ याद ही रह जाए ना तो आपके जीवन में ऐसा ऐसा दुख आया होगा कि अगर वो परमानेंट बैठा रह जाए दिमाग में तो हर एक आदमी पागल हो जाएगा। इसलिए भूलना एक नेचुरल प्रोसेस है। इसलिए कभी मत बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना कि हम बहुत भूलते हैं, ये कोई गलत चीज़ नहीं है, सब लोग भूलता है। ठीक है, लेकिन आप प्रैक्टिस के बदौलत उस पर फोकस्ड रह करके चीज़ों को याद रख सकते हैं और एग्जामिनेशन में अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लास्ट 2 महीना है उस समय हमको उपयोग में लाना है फाइनल रिवीजन प्लस टेस्ट सीरीज। आप कई टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप उसमें से किसी को ज्वाइन करिए और रेगुलर टेस्ट देते रहिए। इससे क्या होगा कि आप सोचिए कि प्रत्येक दिन रियल टाइम में एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो काफ़ी कुछ जो एग्जामिनेशन में जो कुछ एंजाइटी होता है वो भी दूर हो जाएगा। ठीक है, आप बिल्कुल ईज फील करेंगे, नयापन नहीं लगेगा जिस दिन फाइनल एग्ज़ाम होगा। एंड दैट इज ऑल्सो ए वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर योर सक्सेस। ओके, ना इस लास्ट 2 महीने में हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए, हमने उसको पॉइंट वाइज लिखा है। पहला मेन फोकस होना है सॉल्विंग मॉक टेस्ट अंडर टाइम्ड कंडीशंस। वही हमने कहा ना, रियल टाइम में टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट को करना है, रियल टाइम में टेस्ट देना है। जो कॉन्सेप्ट आपको डिफ़िकल्ट लगा इस 4 महीने के दरमियान, आप उसको रिपीट करिए, उसको फिर से पढ़िए। फिर है फॉर्मूला रिवीजन। आप जानते हैं कि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो फॉर्मूला बेस्ड भी होता है। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर उस सवाल नहीं बनेगा। और उस फॉर्मूला को उसी समय डिराइव करके देखना एक टाइम टेकिंग बात हो सकती है। उतना समय नहीं आपके पास कि आप डेरिवेशन कर लें और तब जाके उस सवाल को बनावें। इसलिए जो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स है, इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, दैट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप। वो निश्चित रूप से याद रहना चाहिए, कभी भी बोल सकते हैं। तो फार्मूला रिवीजन भी होते रहना चाहिए, है ना। और टेस्ट देने के समय आप निश्चित रूप से समझ जाएंगे कि आपका वीक एरिया कौन है, किस में आप पिछड़ते हैं।
तो जो हमारा वीक एरिया है जब उसका डिटेक्शन टेस्ट के दरमियान हो गया तो कोशिश क्या होगा कि अब वह वीक एरिया स्ट्रांग हो जाना चाहिए। वीक को वीके छोड़ दोगे तो फिर सफल कैसे होगे। इसलिए ज़रूरी है कि जो वीक एरिया हमारा है जिसको हम मॉक टेस्ट दे के डिटेक्ट करते हैं, पता करते हैं, दैट मस्ट बी स्ट्रेथ हम उसको मजबूत बनाएंगे। और फाइनली हमारा स्कोर अगर 120 प्लस है तो आपको जेआरएफ मिलेगा। हाँ, एक बात है कि जेआरएफ नहीं मिलता है या आपका थोड़ा एज ज़्यादा है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में क्वालिफाई कर जाएंगे, उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन जेआरएफ मोस्ट प्रेस्टिजियस, आपको रिसर्च अपॉर्चुनिटी मिलता है, आपको फिनेंशियल सपोर्ट मिलता है। ओके, इसलिए अगर आपका एम जेआरएफ अचीव करना है तो आपका एम होना चाहिए कि हमारा स्कोर 120 प्लस हो। अब 120 प्लस हमारा स्कोर इस सोचने से नहीं होता है, ये करने से होता है। जैसे हमने प्लान बताया, हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप उसको फॉलो करते हैं, फॉलो तो आप ही को करना है, फॉलो दूसरा कोई नहीं कर देगा, आपको करना है। ओके, हाँ, एक बात है कि हमने 6 मंथ का कहा था कि एक एवरेज स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं। अब ऐसा हो सकता है कि कोई स्टूडेंट, जैसा हमने पहले ही कहा था, कि इतनी बातों को 4 ही महीना में पूरा कर ले और किसी से 9 महीना में भी नहीं हो, ऐसा हो सकता है। तो आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। ये फ्रेम है, आप इसमें मान लीजिए किसी को 9 महीना लगेगा तो वो 3-3 महीने का स्लॉट बना ले, फेज बना ले और इस तरह से तैयारी करें। बात सुना रही है, वो आप स्विंग कर सकते हैं। ओके, अब है कि किसी भी एग्जामिनेशन में, जो स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन है, उसमें बेहतर प्रदर्शन करने का क्या एक फॉर्मूला होता है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। इसका एकमात्र फॉर्मूला ये होता है कि जो आप में कंटिन्यूटी होना चाहिए स्टडी में, आपका गोल और एम फिक्स होना चाहिए और आप अपने गोल के ही डायरेक्शन में वर्क करते हैं। आपका जो एम है वो बिल्कुल टारगेट है, वो बिल्कुल फिक्स्ड है, बिल्कुल कन्फाइंड है, एंड यू प्रिपेयर इन यूनि डायरेक्शनल। आप एकदम बिल्कुल एकाग्रचित होकर उसी दिशा में काम करते हैं तो सफल होने का चांस बहुत ही अधिक हो जाता है। अब प्रत्येक दिन, सामान्य तौर पर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर प्रत्येक दिन कितना पढ़ना चाहिए। अरे भाई, कितना पढ़ना चाहिए, कितना घंटा पढ़ना चाहिए, इसका कोई फिक्स्ड आंसर हो ही नहीं सकता है। जैसा हमने पहले ही कहा ना कि हमने 6 महीने का प्लान बताया, तो क्या यह डॉक्टर का मेडिसिन है कि नहीं, ये पेशेंट है तो इसको यही दवा होगी। पेशेंट टू पेशेंट मेडिसिन और डोज डिफर करता है। बच्चे को सर्दी हो जाए, कफ हो जाए, अब बड़े को हो जाए, तो क्या दोनों को एक ही पावर का एंटीबायोटिक पड़ेगा? नहीं। तो ठीक उसी तरह से ये जो कितना घंटा पढ़ना है, ये तो डिपेंड करता है पढ़ने वाले पर, उसके एबिलिटी पर। कोई 2 घंटे में पढ़ के उतना चीज़ हासिल कर सकता है जितना कोई 10 घंटा पढ़ के भी नहीं कर सकता है। ये तो उसके ब्रेन की एबिलिटी पर है, उसके कंसंट्रेशन पर है। बात सुना रही है? तो फिर हम वही बात करेंगे। फिर यदि बात करते हैं कि डेली कितना घंटा पढ़ना चाहिए और किस समय पढ़ना चाहिए, तो ये तो और कठिन बात है। अब हम सुबह प्रत्येक दिन 5 बजे जग जाते हैं। क्या ज़रूरी है कि आप में से जो भी इसको देख रहे हैं सब 5 बजे सुबह जगते हैं? नहीं। और आज के समय में तो और थोड़ा सा सोने जगने का टाइम का निश्चितता बड़ा ख़त्म हो गया है ना। जो हमारा मोबाइल है, हमारा फेसबुक है, हमारा व्हाट्सएप है, हमारा एक्स हैंडल है, ये सब हमको डिस्ट्रैक्ट करता है ना। तो फिर हम एक सामान्य बात करते हैं। आपको जो टाइम पीरियड हमने इसमें लिखा, जरूरी नहीं कि ये आपको सूट करे,
लेकिन आप इसी तरह से आपको जो टाइम पीरियड सूट करता है वैसा स्लॉट बना सकते हैं। बात सुना रही है? जैसे हमने लिखा है कि टाइम का जो स्लॉट है मेरा पहला 6:30 बजे सुबह से 8 बजे सुबह तक, फ्रॉम 6:30 AM to 8 AM। ये जस्ट सोचो कि अगर हम ही को एग्जामिनेशन देना होता है, जिस समय हमने अपना एग्जामिनेशन दिया था, हम 91 में JRF हुए थे, 1991 उसमें JRF हुए थे, ठीक है। बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज और NIT पटना है, वही हमारा सेंटर हुआ था 31 दिसंबर 1991 को हमने एग्जामिनेशन दिया था। तो हमको शुरू से आदत थी सवेरे जगने का, पढ़ने का, तो हमने उसी अनुरूप ये बनाया। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि ये आप पर भी लागू हो, जरूरी नहीं है, लेकिन आप अपने हिसाब से टाइम सेट कर सकते हैं। तो जिसको यह सूट करता है वो करे। तो 6:30 AM to 8 AM सबसे पहले जब आप सुबह में पढ़ना शुरू करें, आप जब भी मान लीजिए कोई 8 बजे से ही पढ़ना शुरू किया, तो पहले दिन आपने क्या पढ़ा, आप उसको एक क्विकली कम समय में रिवाइज कर लीजिए, तब चीज़ें याद रहती है। कल जो हमने पढ़ा था, अब उसको रिवाइज करना तो उतना समय नहीं लगेगा, उसको एक बार देखना है, उसको दिमाग में बिठाना है, ठीक है। सो सेट ऑल दोज थिंग्स इन योर माइंड फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। और जो प्रॉब्लम सेट आपके पास है उसको थोड़ा सॉल्व करिए, ठीक है। फिर आता है मेन स्टडी सेशन का कॉन्सेप्ट वाला टाइम, और वो हमने रखा है 10 AM to 1 PM लगातार। इसका मतलब ये है कि 8 और 10 के बीच में आपको हमने एक ब्रेक दिया है, जिस बीच में आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई गाना सुन लीजिए अच्छा लगे, कोई दोस्त अगल बगल के रूम में रहता है उससे बात कर लीजिए। ये 2 घंटे में आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं, तो वो सब काम से आप मुक्त हो लीजिए और फिर 10 बजे बैठ जाइए पढ़ने के लिए। और ये आपका मेन स्टडी सेशन है, तो ध्यान रहे कि सबसे पहले आपका जो सेल फोन है, मोबाइल है, उसको ऑफ कर दीजिए, उसको निश्चित रूप से ऑफ कर दीजिए, उसको फ्लाइट मोड में डालिए या उसको रूम से बाहर निकाल के रखिए, या कमरे में भी है तो बंद कर दीजिए कहीं पर, आप अपने ब्रीफकेस में, अटैची में, ओके। और उस मेन स्टडी सेशन है जिसमें आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करिए, ओके। फिर 1 घंटे का ब्रेक है जिसमें आप लंच ले सकते हैं, और फिर 2 बजे से 4 बजे तक 2 घंटा ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन का प्रैक्टिस करना है। फिर 4 से 6 2 घंटे का ब्रेक है। इस बीच में फिर आप कोई स्नैक्स लिया, टी कॉफ़ी लिया, दोस्तों से बात किया, या घर में लोगों कोई है, घर का कोई काम है वह कर लिया, ठीक है। करना सब कुछ है, बिल्कुल मशीन नहीं बन जाना है कि केवल पढ़ते रहे, फिर आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, मोनोटोनस हो जाएंगे। सो ब्रेक इज मस्ट। स्टडी पीरियड में एक ब्रेक जरूरी होता है, नहीं, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन का एबिलिटी है ना, वो भी एक लिमिटेड एबिलिटी है, और मोनोटोनी बड़ा गलत चीज़ है। हमेशा वही काम करेंगे तो बाद में मन नहीं लगेगा, तो चेंज आना चाहिए। उस बीच में आप खूब म्यूजिक सुनिए, अगर आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो, आपको खेल में इंटरेस्ट है तो कुछ देर आप खेल लीजिए, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो कर लीजिए, मोनोटोनी को ख़त्म करिए, ठीक है। और फिर आप 6 बजे से 7 बजे तक 1 घंटे तक, जो हमने कहा था ना कि पार्ट ए को नेगलेक्ट नहीं करना है, तो 1 घंटे का टाइम देना इस पर, है ना, एप्टीट्यूड प्रैक्टिस पर 1 घंटा समय दे दीजिए। और फिर 8 बजे से 9 बजे तक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाइए, मॉक टेस्ट दीजिए, डिस्कशन करिए, ये सारा काम करिए। आप दोस्तों का एक ग्रुप भी बना सकते हैं जो सेम सब्जेक्ट वाले हैं। आप फिजिक्स के हैं, वो भी फिजिक्स का है,
आपसे मेंटलिटी भी मेल खाता है। ऐसा दोस्त मत बनाओ कि जो कि तुम बात करो यूजीसी सीएसआर का और वो बात करे दूसरी, तो फिर गलत हो जाएगा। अगर वो भी वैसे ही दोस्त को बनाओ, टीम में रखो जो कि बिल्कुल कॉम्पिटेंट है, आपके जैसा ही वह भी उत्सुक है इस तैयारी के लिए, तो उसके साथ आप डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है। फिर 9 बजे के बाद कुछ खाओ और सो जाओ। लेकिन आजकल तो बच्चे अक्सर 9 बजे तो सोते ही नहीं हैं, वो तो 1 बजे रात में सोते हैं, 2 बजे रात में सोते हैं। तो हमने कहा ना कि ये हमने अपने आप को, जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था उस समय का, हालांकि आज और उस समय बहुत फ़र्क है। उस समय न कोई मोबाइल फ़ोन होता था, कुछ भी नहीं था। न हम लोग जो हॉस्टल में रहते थे वहाँ टीवी तक की व्यवस्था नहीं थी। तो फ़र्क है वातावरण में। तो इसलिए हमने कहा कि हमने अब क्या करें, आप किस मेंटलिटी के हम कैसे समझें। तो हमने स्वयं को एक स्टूडेंट मान करके कि अगर हम तैयारी करते हैं तो कैसे करें, वो बना दिया। आप इसी अनुरूप आपका जो टाइम स्लॉट होगा, जो आपको सूट करेगा, आप बना सकते हैं। ठीक है। अब इस सब के अलावा कुछ स्मार्ट टिप्स की बात करते हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सोचो कि सिलेबस का एक गाइड है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, किस तरह का क्वेश्चन आता है, उसको सॉल्व करने से सब पता चलता है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को निश्चित रूप से आप सॉल्व करेंगे, एटलीस्ट 10 ईयर का। अब जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि सेम तरह का कॉन्सेप्ट अलग अलग ब्रांचेज में मिलता है। जैसे अगर आप मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं और क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल जो मैथमेटिकल फिजिक्स में मान लो फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा, फूरियर सीरीज पढ़ा, अब क्वांटम मैकेनिक्स में वैसा ही सिचुएशन आ गया। आप वेक्टर कैलकुलस पढ़े और इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ने समय एग्जैक्टली वही गॉस का डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज हो गया। तो जो कॉन्सेप्ट ओवरलैप करता है ना, उसका एक दिमाग में खाका बन जाना चाहिए, एक मैप बन जाना चाहिए, जो डिफरेंट जो एरियाज है फिजिक्स का और वो ओवरलैप करता है कॉन्सेप्ट कि कहाँ, क्योंकि मिक्स्ड जो कॉन्सेप्ट होता है, जैसे हमने कहा था ना ऑसिलेशन। अब ऑसिलेशन की जब बात करते हैं तो वह एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में ऑसिलेशन होता है, मैकेनिकल ऑसिलेशन होता है। हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं, वहाँ भी लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ते हैं। तो ये तो ऑसिलेशन एवरीवेयर है। सो यू मस्ट कंपेयर। ओके। आप प्लानिटरी मोशन पढ़ते हैं, अगर हम एक सैटेलाइट जो अर्थ के सरफेस के बिल्कुल क्लोज रिवॉल्व कर रहा है, उसको रिवॉल्व करने में अर्थ के चारों तरफ कितना टाइम लगेगा, अगर वो अर्थ के सरफेस के क्लोज घूम रहा है। ठीक है। अर्थ में एक टनल बना दें, उसमें कोई मेल डाल दें, उसका मोशन SHM होगा, उसका टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है। एक सिंपल पेंडुलम ले लें और उसका लेंथ इन्फिनाइटली लार्ज ले लें, उसका टाइम पीरियड क्या होगा। आप देखेंगे सबका आंसर सेम आता है, 84.6 मिनट। तो इस तरह का जो ओवरलैपिंग आइडिया है ना, उसको दिमाग में रखना चाहिए, उसका एक खाका बना हुआ रहना चाहिए। ठीक है। और फिर हमने कहा कि पार्ट ए को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि पार्ट ए है क्या, इट इज़ ए टाई ब्रेकर। टाई समझते हैं कि नहीं? अगर दो टीम खेल रहा है और दोनों का स्कोर बराबर हो गया है तो टाई हो जाता है। तो फिर तो टाई ब्रेक करने का कोई नियम होता है ना, कि जो कि ये तुम कर लोगे तो तुम्हारा जीत हो गया। तो एक्चुअली अगर दो स्टूडेंट को सेम मार्क्स आया और क्वालिफाई एक ही को करना है तो कौन करेगा, क्या आधार होगा उसका। तो वैसी स्थिति में जिसका पार्ट ए में बेहतर परफॉर्मेंस होता है, अच्छा स्कोर होता है, उसी को
क्वालिफाई करा दिया जाएगा, इसलिए कहते हैं कि टाइप ब्रेकर का काम करता है। तो यू मस्ट नॉट इग्नोर दिस पार्ट ए, ओके। और जैसा हमने कहा था कि फॉर्मूला भी दिमाग में होना चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और फार्मूला को रिवाइज करने के लिए आप फ्लैश कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, ओके। और फिर फाइनली हमने टॉपिक वाइज जो अच्छी किताबें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, मैं अब उसकी बात कर रहा हूँ। आप नोट कर ले सकते हैं यहाँ से। क्वांटम मैकेनिक्स में हमने 3 राइटर्स का नाम लिखा है, ग्रिफिथ, जेटली और शंकर। प्रॉब्लम के लिए मुख्य रूप से जेटली बनाना है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में ग्रिफिथ्स और सादिकू। क्लासिकल मैकेनिक्स गोल्डस्टीन, राणा एंड जो, या आप जैसी उपाध्याय भी पढ़ सकते हैं। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में रीफ एंड पथारिया। एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स कीटेल, एक्ट्रोप एंड मार्विन। इलेक्ट्रॉनिक्स मालविनो। मैथमेटिकल फिजिक्स एच.के. दास, एटकिन। एंड जनरल एप्टीट्यूड के लिए आर.एस. अग्रवाल या CSR का जो बुकलेट आता है उसको आप पढ़ सकते हैं, ओके। एंड नाउ माय फाइनल एडवाइस इज टू फोकस ऑन क्लैरिटी ओवर क्वांटिटी। दिस इज ए वेरी रिमार्केबल फैक्ट। फोकस ऑन क्लैरिटी ओवर क्वांटिटी। ऐसा नहीं हो कि सब कुछ पढ़ लिया और क्लियर कुछ है ही नहीं, उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। कि जितना सिलेबस में चैप्टर दिया हुआ है हमने सबको पढ़ा, लेकिन क्लैरिटी का अभाव है तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। आप सब कुछ जानते हैं थोड़ा थोड़ा, क्लियर कट कुछ नहीं जानते हैं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ, आपको कहीं भाषण देना हो, बोलना हो तो ठीक है कि जो सब कुछ का कुछ कुछ जानते हैं, भले ही हम उसको 100% एक्सप्लेन नहीं कर सकते, but for cracking such examination you must have a clear cut picture. You must be very clear in your concept, and for this you can escape some topics. आप कुछ टॉपिक को छोड़ दे सकते हैं अगर नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, लेकिन जितने टॉपिक को पढ़ा उसका क्लैरिफिकेशन 100% होना चाहिए। उद्देश्य ये है कि अगर उससे क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो आना ही है, तो निश्चित रूप से हम सॉल्व कर पाएंगे, ये उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए हमने कहा कि क्लैरिटी पर फोकस करो, क्वांटिटी पर नहीं। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा चीज़ को पढ़ लिया है, वो क्वांटिटी की बात हो गई, लेकिन क्लैरिटी का अभाव है तो फिर सक्सेस बड़ा दूर है, ओके। जैसे हमने लिखा, फ्यूअर टॉपिक्स विथ मास्टरी इज बेटर। कम ही टॉपिक पढ़ेंगे लेकिन उस पर मास्टरी होगा हमारा, उस पर हमारा अधिकार होगा, ओके। हम ये चैलेंज कर सकते हैं कि व्हेन क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम दोज टॉपिक्स आई विल बी एबल टू आंसर। सो दैट इज ए गुड थिंग, दैट इज गुड थिंग। डोंट turn the page like Kalidas, each and every page of your syllabus, each and every book, but you have not a clear cut concept of the topics which you have seen. तो ऐसी स्थिति में हमारा सजेशन होगा कि क्लैरिटी पर फोकस करो, क्वांटिटी पर नहीं। तो आप कुछ चीज़ों को छोड़ सकते हैं, जो आपके इंटरेस्ट का नहीं है उसको थोड़ा उसी को छोड़ दो। कि जो होता ना, ऐसा नहीं कि जो हर एक का ब्रेन हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करे, है ना। आप किसी, मान लीजिए आपको क्वांटम मैकेनिक्स बहुत बेहतर लगता है, अधिकांश केस में ऐसा देखा भी गया है कि जिस बच्चे का क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स इंटरेस्ट का चैप्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स उसका इंटरेस्ट का चैप्टर नहीं होता है। अक्सर ऐसा देखा गया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो ये बिल्कुल एकदम नियम है, इट इज़ नॉट फिक्स्ड, बट इन जनरल इन माय लॉन्ग करियर ऑफ टीचिंग, हम विगत 25 सालों से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को पढ़ाते आ रहे हैं,
तो ये लंबा जो मेरा अनुभव है वह कहता, हमने देखा है, स्वयं में भी ऐसा पाया और दूसरे को भी देखा कि स्टूडेंट which is interested particularly in theoretical physics, those have actually less interest in experimental physics like electronics. Okay? हमने ऐसा देखा है। तो मान लो थोड़ी देर के लिए कि तुमको बड़ा मैंने बोदर फील करवाता है, समय भी नहीं है, तो छोड़ देंगे उसको, है ना। लेकिन जिस चीज़ को पढ़ेंगे उसको क्लियर कट पढ़ेंगे। बात सुन आ रही है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब कुछ ट्रिक भी होता है भाई, वो ट्रिक आप सीख सकते हैं, प्रैक्टिस से ही सीखा जाता है कि 4 ऑप्शन है, उसमें आंसर सही कौन है ये नहीं ढूंढ के आंसर गलत कौन है उसको ढूंढना, एलिमिनेशन करना, रॉन्ग ऑप्शन को एलिमिनेट करने का क्विकली आप में एबिलिटी होना चाहिए। करेक्ट को तो चुनना है, लेकिन हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इनकरेक्ट कौन है उसको पता कर लें, तो उसको एलिमिनेट कर देंगे, करेक्ट बच जाएगा। तो ये लर्न टू एलिमिनेट ऑप्शंस क्विकली फॉर MCQs। ओके, नाउ मार्क दिस वर्ड रिलीजियसली। Practice mock test. I have not written regularly, but I have written religiously. धार्मिक रूप से। जैसे जो कोई रिलीजियस व्यक्ति है वो निश्चित रूप से प्रत्येक दिन नहा धो करके पूजा पाठ करता है, नहीं, अपने गॉड का आराधना करता है, चाहे वो जिस किसी धर्म का हो, वह जिस किसी भी रिलीजन का है, लेकिन वो निश्चित रूप से अगर वह बहुत ही धार्मिक व्यक्ति है तो अपना उसको एक ड्यूटी समझता है कि हमको ईश्वर का आराधना करना है, और वो नियमित रूप से करता है। फॉर ए स्टूडेंट, व्हाट इज द रिलीजन ऑफ ए स्टूडेंट? ए स्टूडेंट इज नाइदर ए हिंदू नॉर ए क्रिश्चियन नॉर ए मुस्लिम। स्टूडेंट ही होना छात्र धर्म है, स्टूडेंट ही उसका धर्म है। ये मेरा सोच है और हम उम्मीद करते हैं आप इसको मानेंगे। वो जो धर्म है, हिंदू होना, मुस्लिम होना, वो तो व्यक्तिगत धर्म है, वो आपको जन्म से मिला है। लेकिन एक धर्म आपको कर्म से मिला है, वो स्टूडेंट होना। तो सोचो कि अगर तुम इसी एग्जामिनेशन का नहीं, किसी भी एग्जामिनेशन का तैयारी करते हो, तो तुम यह सोचो कि तुम एक पूजा कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, और जैसे एक रिलीजियस व्यक्ति नियमित रूप से प्रैक्टिस करता है ईश्वर की आराधना, तो तुमको अपने मॉक टेस्ट को रिलीजियस व्यक्ति के जैसा प्रैक्टिस करना है। मतलब है कि उसको कभी भी मिस नहीं करना है, किसी भी परिस्थिति में मिस नहीं करना है। इसमें तो एक सुविधा है कि बिना स्नान किए भी कर सकते हैं, बिना धूप अगरबत्ती जलाए भी कर सकते हैं, है कि नहीं। तो आप इसको एक रिलीजियस ही चीज़ समझिए और उसी निष्ठा से, उसी भक्ति भावना से आप मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। ओके, फिर है मेक ए चीट शीट फॉर रिवीजन विथ फॉर्मूलाज, ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स। आप एक चीट शीट का मतलब हुआ कि जो एक शीट तैयार करिए जिस पर कि फॉर्मूला लिखा हो, ट्रिक लिखा हो, शॉर्टकट लिखा हो कि कैसे हम उस रिजल्ट को पता कर लेंगे। पढ़ने के समय कभी दिमाग में बात आती है तो मैं तो स्वयं उस बुक पर ही लिख देता हूँ, अलग से चीट नहीं बनाता हूँ। जहाँ मुझे कुछ आ गया कि जो भाई यहाँ पर इसको ऐसे किया जा सकता है, तर किताब का रंग रूप क्या देखना है, उसी के बगल में लिख दो, भले पेंसिल से लिख दो, लिख देते हैं। ठीक है, आप भी ऐसा कर सकते हो, या एक अलग से कि इस प्रॉब्लम में हम ऐसे प्रोसीड कर सकते हैं, ये शॉर्टकट तरीका हो सकता है, ये ट्रिक फॉलो करना है। तो ये सब जब आप करके रखेंगे ना, उस सीट को देख लेंगे पीरियड, एग्जामिनेशन पीरियड में, तो आपके दिमाग में बैठा रहेगा, आप प्रॉब्लम कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे जो बड़ी बात है वो क्या है, कंसिस्टेंस होना।
अब 2 दिन पढ़े और 2 दिन नहीं पढ़े, 2 दिन रूटीन फॉलो किया, 2 दिन नहीं किया, तो फिर अच्छी बात नहीं है, फिर आपकी अच्छी तैयारी नहीं होगी, है ना। इसलिए आपको बिल्कुल कंसिस्टेंटली तैयारी करना होगा और एक वीकली गोल निर्धारित करो और स्वयं के लिए अवार्ड भी निर्धारित करो कि अगर हमने, जैसे आप कुछ अचीव करते हैं तो कोई आपको रिवार्ड देता है कि नहीं, तो सोचो कि तुमको रिवार्ड मिल रहा है, तो एक फिक्स करो कि हमको वीक में इस टारगेट को अचीव करना है ना। और उस गोल को अचीव करेंगे, आपका जो प्लेजर होगा वही आपका रिवार्ड है, आपकी खुशी है, ठीक है। तो इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि हमने जो आपको इस खास एग्जामिनेशन में, अगर फिजिकल साइंस आपका सब्जेक्ट है, आपको कैसे तैयारी करनी है, हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप इस पाथवे को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। ओके, सो फाइनली आई विश यू ऑल बेस्ट विशेज फॉर योर सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन। ओके, और इसी तरह से हम दूसरे भी एग्जामिनेशन की बात करेंगे अपने अगले एपिसोड में। ओके, थैंक यू वेरी मच।